अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं नाजिया खान। स्पोर्ट्स की दुनिया में हमारा साथ देंगे समी इकबाल। नाज़रीन, खेल में बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे मैच की, उसके बाद उसामा मीर के हवाले से भी बात की जाएगी, फिर खवातीन क्रिकेट टीम की भी बात करेंगे और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। आज के खबरनामे में आप जान सकेंगे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल, बारिश, बर्फबारी और धुंध का अहवाल। फिल वक्त आपको वापस लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए काविशें। जनीवा कॉन्फ्रेंस में दोस्त मुल्कों और आलमी मालियाती इदारों का 10 अरब 57 करोड़ डॉलर से ज्यादा इमदाद का ऐलान। इस्लामी तरक्याती बैंक 4 अरब 20 करोड़ डॉलर, वर्ल्ड बैंक 2 अरब डॉलर, एशियाई तरक्याती बैंक 1.5 अरब डॉलर, सऊदी अरब 1 अरब डॉलर, फ्रांस 34 करोड़ 50 लाख डॉलर, चीन और यूएसएड का 10 करोड़ डॉलर देने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन 9 करोड़ 30 लाख डॉलर, जर्मनी 8 करोड़ 80 लाख डॉलर, जापान 7 करोड़ 70 लाख डॉलर, अजरबैजान 20 लाख डॉलर देगा। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, लाखों मकानात सैलाबी पानी में बह गए, तालीमी इदारे बुरी तरह मुतासिर हुए और ज़राअत खत्म हो गई। मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इमदाद की जरूरत है। मुश्किल वक्त में मदद करने वालों को नहीं भूलेंगे। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जनीवा कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान को 3 साल के दौरान इमदाद और बहाली के लिए 16 अरब 30 करोड़ डॉलर दरकार हैं। बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इमदाद की जरूरत है। आलमी बरादरी मुश्किल वक्त में साथ दे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, भरपूर ताउन की यकीन दहानी। सैलाब से तबाहकारियों का हजम बहुत बड़ा है। 5 माह बाद भी कई इलाके सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। आइंदा कुदरती आफात से बचने के लिए फ्रेमवर्क बनाया है। मुतासरा इलाकों में तामीर नौ के लिए इकदामात भरपूर तरीके से जारी हैं। मुश्किल वक्त में मदद करने वालों के मशकूर हैं। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी। तबाहकुन सैलाब से 30 अरब डॉलर से ज्यादा का माली नुकसान हुआ। 3 करोड़ से ज्यादा अफराद बेघर हुए। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। उम्मीद है कि हम इस बहरान से जल्द निकल आएंगे। पाकिस्तान बहाली और तामीर नौ के लिए दरकार फंड्स का निस्फ अपने वसाइल से पूरा कर रहा है। आलमी बरादरी मुश्किल घड़ी में आगे बढ़कर किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैनुल-अक़वामी अदायगियों और जिम्मेदारियों के लिए पुरअज़्म है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। बदतरीन सैलाब ने पाकिस्तान की ज़रूरियात को बढ़ा दिया, जबकि माली गुंजाइश कम है। मुख्तसर और दरमियानी मुद्दत के लिए माली मुआवनत की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार। बहाली और तामीर नौ का काम बड़ा चैलेंज है। बहाली और तामीर नौ अकेले मुकम्मल नहीं कर सकते। मौजूदा वसाइल में से काफी हद तक सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दिया। बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाला नुकसान में से 14 अरब 90 करोड़ डॉलर और इक़्तिसादी नुकसान 15 अरब डॉलर से ज्यादा हैं। अक़वाम आलम मुश्किलात कम करने के लिए अपना किरदार अदा करे।
वफाकी वुज़रा एहसन इकबाल, शेरी रहमान और अयाज सादी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पंजाब में एतमाद के वोट के हवाले से तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असेंबली में 179 अरकान की हिमायत हासिल है। परवेज इलाही के नंबर्स पूरे नहीं, इस्तीफा दें। मौजूदा स्पीकर की सदारत में एतमाद का वोट काबिल कबूल नहीं, निगरानी के लिए हाई कोर्ट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। इमरान खान का हदफ असेंबलियां तोड़ना नहीं, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। पीटीआई मकबूलियत खो चुकी। इमरान खान की असलियत सामने आने पर लोग मायूस हो रहे हैं। इनके अरकान नई पार्टियां और नई पनागाहें ढूंढ रहे हैं। आटा बहरान की जिम्मेदार सूबाई हुकूमतें हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। पंजाब में खाने पीने की अशिया की कीमतों में होश रुबा इजाफा। सूबाई हुकूमत बुनियादी अशिया की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी किलो कीमत 150 रुपए से तजावुज कर गई। मुर्गी का गोश्त 600 रुपए फी किलो से जायद हो गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में G20 इजलास से मुतालिक खबरों पर इजहार तशवीश। मकबूजा कश्मीर में इजलास रुकन ममालिक की साख के लिए नुकसानदेह होगा। जम्मू और कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है, जिसके मुस्तकबिल का फैसला राय शुमारी के जरिए होना है। भारत को तौसी पसंदाना अज़ाइम के बाइस आलमी सतह पर हजीमत का सामना। 8 भारतीय जासूसों की गिरफ्तारी के बाद कतर से भारतीय दिफाई अताशी मुल्क बदर। भारतीय बहरिया के 8 ऑफिसर भी जासूसी में मुलव्वस। जाली कंपनी की आड़ में भारत और इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। रूसी फौज की यूक्रेन के मशरकी इलाकों में पेश कदमी। अहम शहर बाखमूद के करीब कई देहात से कब्जा। मगरबी मुल्कों की जानिब से यूक्रेन को टैंकों और हथियारों की फराहमी से हालात मजीद पेचीदा होंगे। रूसी सदारती तर्जुमान। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल रात से शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बुध से जुमे के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की तफसीलात में सबसे पहले आपको आगाह करें। पाकिस्तान की सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए आलमी सतह पर कोशिशें रंग ले आएँ। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दोस्त मुल्कों और तरक्याती शराकतदारों की तरफ से अब तक 10 अरब 57 करोड़ डॉलर से ज्यादा की इमदाद का ऐलान किया गया है। इस्लामी तरक्याती बैंक की तरफ से 4 अरब 20 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया गया है। सऊदी अरब 1 अरब डॉलर और चीन मजीद 100 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में बताया कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से 93 मिलियन और जर्मनी की तरफ से 88 मिलियन डॉलर्स देने का वादा हुआ है। आलमी बैंक मुतासरा इलाकों में 2 अरब डॉलर्स मालियत के मंसूबे मुकम्मल करेगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी 1 अरब डॉलर्स देगा। जापान 77 मिलियन डॉलर, एशियाई तरक्याती बैंक 1.5 अरब डॉलर, यूएसएड 10 करोड़ डॉलर्स और फ्रांस ने 345 मिलियन डॉलर्स की यकीन दहानी कराई है। आज़रबाईजान ने भी 20 लाख डॉलर्स देने का ऐलान किया है। इंडोनेशिया ने भी 10 लाख डॉलर्स देने का वादा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बैनुल अक़वामी बिरादरी की जानिब से मुश्किल की इस घड़ी में इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया है। सैलाब से मुल्की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, लाखों घर बह गए और ज़राअत खत्म हो गई। जिनेवा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इमदाद की ज़रूरत है। मुश्किल वक्त में मदद करने वाले दोस्त मुल्कों को नहीं भूलेंगे। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ में शराकत के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा
کہ پاکستان کے عوام ملک کی تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تباہ کن سیلاب نے جہاں لاکھوں افراد کو بے گھر ہونے پر مجبور کیا، وہیں انفراسٹرکچر کو بھی بری طرح تباہ کیا۔ The most devastating floods affected 33 million people of Pakistan, killed more than 1,700 people, including children, and dislocated 8 million people. More than 8,000 kilometers of roads were washed away. Education was disrupted for 2.6 million students, including 1 million girls. One can go on about the records broken by this disaster, but truly speaking, we are racing against time. وزیر اعظم نے کہا کہ معاشی چیلنجز کے باوجود ہماری حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے تمام ممکن وسائل بروئے کار لائے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوست ممالک سمیت دیگر عالمی اور مالیاتی اداروں کے مشکور ہیں جنہوں نے سیلاب متاثرین کی داد رسی کی، تاہم بحالی اور تعمیر نو کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ We need to give 33 million people who are deeply affected by the floods their future back. Their families must stand on their feet and they must come back in life and earn their livelihood. We are very grateful to the generous support extended to my country by the United Nations, the World Bank, the Asian Development Bank, the IMF, the AIIB, and the European Union, as well as many friendly countries around the globe. However, relief work is yet not over. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں طویل المدتی شراکت داری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو کی فوری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 3 سال کی مدت میں کم از کم $16.3 بلین درکار ہوں گے۔ Building on the post-disaster needs assessment, my government has prepared a comprehensive framework plan for recovery, rehabilitation, and reconstruction with resilience. The first part of the 4RF plan reflects the priorities for recovery and reconstruction. The second part of the framework plan incorporates flood resilience design and infrastructure projects such as protecting key highways, the main railway line network, as well as an early warning system and capacity building for rescue and relief in future disasters. وزیر اعظم نے کانفرنس کے شرکاء کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ سرد موسم میں کھلے آسمان تلے سیلاب زدگان امداد کے منتظر ہیں۔ آج ہم تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ سیلاب متاثرین کو محفوظ مستقبل دینا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ جنیوا کانفرنس ایک طویل اور مشکل سفر کا آغاز ہے۔ اس سے لاکھوں متاثرین کو یقین ملے گا کہ انہیں فراموش نہیں کیا گیا اور عالمی برادری ان کی بحالی اور تعمیر نو کی کوششوں میں مدد کرے گی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے $16.30 کروڑ درکار ہیں۔ جنیوا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے کہا کہ متاثرین کے حالات دیکھ کر دل ٹوٹ گیا، لیکن پاکستانی عوام کا جذبہ دیکھ کر حوصلہ ملا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میخران اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں محمد نوید اظہر سے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوترس نے کہا کہ پاکستان کو ایک جانب ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں کا سامنا ہے تو دوسری طرف معاشی مشکلات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں پاکستان کی مدد کے لیے عالمی برادری آگے بڑھے۔ انتونیو گوترس نے پاکستان کی تعمیر نو کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا بھی مطالبہ کیا۔ Those developing countries least responsible are the first to suffer. Pakistan, which represents less than 1% of global emissions, did not cause the climate crisis. Countries on the front lines of the climate crisis need massive support. Developed countries must deliver on their commitment to double adaptation finance and meet $100 billion goal urgently without delay. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ سیلابی صورتحال میں پاکستان کی مدد قرضوں کی ادائیگی میں تعاون سے بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے دوران پاکستان کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ If there is any doubt about loss and damage, go to Pakistan. There is loss, there is damage. The devastation of climate change is real.
فرانسیسی صدر نے کانفرنس میں $1 کروڑ کی امداد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ سیلاب سے پاکستان میں بڑی تباہی ہوئی، مگر پاکستانی قوم نے بہادری کے ساتھ سیلاب کی تباہی کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے عالمی اداروں سے پاکستان کی مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا kehna تھا کہ پاکستان کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ Türkiye olarak tarih boyunca hep olduğu gibi bu zor gününde de Pakistan halkını, Pakistanlı kardeşlerimizin sıkıntılarının bir nebze olsun hafifleyeceğine inanıyorum. Acil ihtiyaçlarının کانفرنس سے ناروے اور یورپی کمیشن کے صدور نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے پاکستان کی عوام اور حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ We need to find new solutions to build climate resilient communities for the future in Pakistan and beyond. And I can assure you Norway will play its part in following up the decisions taken in Sharm el-Sheikh. Just agreed an €87 million package in line with our Global Gateway strategy. In parallel to keep supporting the affected communities, the European Union is stepping up its humanitarian assistance with an additional €10 million. کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب میں عالمی رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ کانفرنس کے انعقاد سے پاکستان کو سیلاب کی تباہی سے بحالی میں مدد ملے گی اور سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک عالمی برادری اپنا تعاون جاری رکھے گی۔ محمد وید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ سیلاب کے 5 ماہ بعد بھی کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہے اور متاثرین کی مکمل بحالی کے لیے پاکستان نے فریم ورک بنایا ہے اور تعمیر نو کے لیے اقدامات بھی جاری ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان علی بھٹی۔ جنیوا میں پاکستان کی تعمیر نو اور بحالی میں شراکت کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ سیلاب کے 5 ماہ بعد بھی کئی علاقے زیر آب ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کے اقدامات جاری ہیں۔ 1 in 7 Pakistanis were affected by this natural disaster. That's 33 million people. Many areas of Pakistan are still underwater. We are still conducting our relief operations and we are looking forward to our reconstruction and rehabilitation. The government of Pakistan has worked with international institutions to prepare a comprehensive framework document on resilient recovery, rehabilitation and reconstruction. وزیر خارجہ نے کانفرنس کے دوسرے سیشن کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ آج کا اجلاس پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے تسلسل سے متعلق تھا۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کو عالمی امداد کی ضرورت ہے۔ We heard leadership visions for building a resilient Pakistan as articulated by the Honorable Prime Minister of Pakistan, the UN Secretary General, and as esteemed leaders from countries who have stood shoulder to shoulder with Pakistan this time of need. These efforts require massive and long-term investment of expertise, capacities, and financial resources necessary for any resilience building initiative to be sustainable and meaningful. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کے لیے اگلے کئی سالوں تک ہمیں اپنے شراکت داروں سے خاطر خواہ مدد کی ضرورت ہوگی۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے دوست ملکوں اور اداروں کی طرف سے امداد کے اعلان پر شکریہ ادا کرتے ہوئے یقین دلایا ہے کہ ایک ایک پائی شفاف طریقے سے خرچ کریں گے۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اپنی ٹیم کو واضح ہدایات دے دی ہیں کہ ان فنڈز کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن یقینی بنائی جائے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اسد یار خان۔ اس حوالے سے بھی آپ کو ہم ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ فی الحال آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی بین الاقوامی ادائیگیوں اور ذمہ داریوں کے حوالے سے پرعزم ہے۔ بدترین سیلاب نے ملک کی ضروریات کو بڑھا دیا ہے جبکہ ہماری مالی گنجائش کم ہے۔ مختصر اور درمیانی مدت کے لیے مالی معاونت اور گنجائش درکار ہے۔ جنیوا کانفرنس سے وفاقی وزراء اسحاق ڈار، شریف رحمان، احسن اقبال اور ایاز صادق کے خطاب کی تفصیل بتائیں گے راہیل انصار۔
वज़ीर खजाना इसहाक डार ने UNDP के सरबराह HM स्टेनर के हमरा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हम सैलाब से मुतासिर आखिरी शख्स की बहाली तक कोशिशें जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में जहां बच्चों की तालीम के लिए स्कूल्स मौजूद नहीं, वहां ज़राअत, लाइफ स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हमने मौजूदा वसाइल में से काफी हद तक सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दिया। बहाली के लिए लगाए गए तखमीना में से 50% पाकिस्तान अपने वसाइल से खर्च करेगा। The climate change has led to devastating spillover impacts on Pakistan. This is a major exogenous shock representing a global public externality. Pakistan contributes less than 1% of greenhouse gas emissions, but yet it has found itself at the center of climate change-induced devastation in the form of catastrophe of the floods last year. Pakistan is carrying out the fiscal reforms necessary for long-term recovery and sustainability. However, we believe that we urgently need short-term assistance as we navigate through a number of challenges. वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कहा कि हालिया सैलाब के बाद अभी तक बाज इलाकों में लोग अपने घरों में आबाद नहीं हो सके। उम्मीद करती हूँ कि अक़वाम आलम पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात को कम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। Countries who are facing such front lines, the ground zero as I called it of climate stress, will not recover on their own. There is no default setting to nature or to human recovery at this scale. You saw the water as it ripped through Pakistan, 1/3 of Pakistan, the magnitude and velocity it was pulling out huge bridges, built back better, like toothpicks in its fury. So building back better is going to be harder than we planned for and harder than we imagined. वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि सैलाब से सिंध और बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही हुई। आज भी सैलाब मुतासिरीन हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। The worst part of the floods in 2022 was that it was not only a climate disaster, but it also turned into a human tragedy as it hit the 20 poorest districts of Pakistan. So those people who were already poor, who were already malnourished, have been thrown into cycle of hyper poverty and hyper malnutrition. वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अय्याज सादिक ने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों का हुजम बहुत बड़ा है। 5 माह गुजरने के बावजूद अभी भी कई इलाके ज़ेरे आब हैं। The government of Pakistan looks forward to significant support from its development partners in rebuilding Pakistan in the aftermath of the devastation caused by the floods, ensuring proper follow-up on the assistance pledges made during the conference, and the effective and efficient utilization in Pakistan. कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आलमी बैंक के सदर मार्टिन रेजर ने कहा कि 2022 के तबाहकुन सैलाब के नतीजे में लाखों अफराद बेघर हो गए और उन्हें शदीद तरीन गजाई किल्लत का सामना है। UNDP के नुमाइंदा HM स्टेनर ने कहा कि कोरोना के बाद सैलाब से पाकिस्तान को मुआशी तौर पर धचका लगा और लाखों जिंदगियां मुतासर हुई। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के शुरका से अपील की कि वो पाकिस्तान की हर लिहाज से मुआवनत करें। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोस्त मुल्कों और इदारों की तरफ से इमदाद के ऐलान पर शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि एक पाई शफाफ तरीके से खर्च करेंगे। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अपनी टीम को वाज़ेह हिदायत दे दी हैं कि इन फंड्स की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। तफसील बता रहे हैं असद यार खान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना $30 अरब से जायद है। सैलाब मुतासरीन को नकद रकूम की फराहमी के अलावा रिलीफ और बहाली के लिए हुकूमत ने दोस्त मुल्कों के ताउन से इकदामात उठाए। चैलेंज इतना बड़ा है कि हम अकेले इससे नबरदाज़मा नहीं हो सकते। हुकूमत ने बहाली और ताबीर नौ के लिए फाइनेंसिंग मैकेनिज्म तैयार किया है। Now we have to go for rehabilitation, reconstruction of our infrastructure to put people back on their feet. It's a huge challenge that we have to put back people on the feet to the tune of 33 million. वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी की तरफ से दी जाने वाली इमदाद की एक पाई सैलाब मुतासरीन पर खर्च होगी और शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। शफाफियत ये हमारी पहली तरजीह है और उसका तकाजा ये है
کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی جو فنڈز مہیا کرے گی وہ خود ہم سے یہ توقع کریں گے کہ ہم ایک ایک پائی کا حساب دیں، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سارے کا سارا نظام بہت شفاف ہو، جس میں تھرڈ پارٹی خود حقائق کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کرے۔ پاکستانی عوام کے اظہار و محبت کے جذبے کو سراہتے ہوئے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے کہا کہ پاکستانی عوام نے جس طرح افغان مہاجرین کی مدد کی وہ قابل ستائش ہے۔ آج پاکستان کو عالمی تعاون کی ضرورت ہے، ہمیں اس مشکل وقت میں پاکستان کی بھرپور مدد کرنی ہے۔ Dear Prime Minister, I stand with you and we stand with Pakistan. Now is the time to invest in the resilience of the Pakistani people, to mobilize massive investments from the world in order to pay tribute to the enormous generosity that the Pakistanis have always shown. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ ہمیں قرض کا ایسا نظام وضع کرنا ہے جس سے ترقی پذیر ملک پائیدار ترقی کا اصول ممکن بنا سکیں۔ We need a new debt architecture, and we need to make sure debt relief is effectively provided by the system, even to middle-income countries that are on the verge of very difficult, very dramatic situations, including suspending their payments. We need to redesign our financial system in order to be able to take into account vulnerability and not only GDP. ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے IMF پروگرام پر عمل درآمد کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم مزید مہنگائی کا بوجھ عام آدمی پر نہیں ڈال سکتے۔ اس سلسلے میں IMF سے سہولت کی درخواست کی ہے۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کے صدر ڈاکٹر محمد جاسر کی جنیوا میں ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے صدر اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کو پاکستان میں حالیہ سیلاب سے تباہی اور حکومت کے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر محمد الجاسر کا سیلاب زدگان کی مدد اور پاکستان کے ساتھ تعاون پر بھرپور شکریہ ادا کیا اور انہیں حکومت کے پاکستان میں درآمدی ایندھن پر انحصار کو کم کر کے قابل تجدید توانائی کے ذرائع بروئے لانے کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے محمد الجاسر کو حکومت کے 10,000 میگا واٹ کے سولر منصوبے کے بارے میں بھی تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سوئٹزرلینڈ کے فیڈرل کونسلر اور خارجہ امور کے فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے جنیوا میں ملاقات کی، جس میں پاکستان میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریاں اور سیلاب زدگان کی بحالی کے اقدامات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے جنیوا میں ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم میں اضافے، تجارتی راہداری پر کام کو مزید تیز کرنے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہیں جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے سیلاب کے دوران ازبکستان کی امداد پر صدر مرزیوف کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے درکار $16 ارب میں سے 50% خود برداشت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے، ترقی پذیر ممالک کو کئی بحرانوں کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے چینی ہم منصب شین کانگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے شین کانگ کو وزیر خارجہ کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے جنیوا کانفرنس میں چین کی فعال شرکت اور بھرپور حمایت پر وزیر خارجہ شین کانگ کا شکریہ ادا کیا۔ جنیوا میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں باہمی تعاون کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ سیلاب متاثرہ افراد کے لیے ازبکستان کی جانب سے امداد کی فراہمی پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن، روابط کے فروغ اور علاقائی ترقی کے لیے تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से USAID की नायब एडमिनिस्ट्रेटर अज़ाबेल कोलमैन ने मुलाकात की और समाजी और इक्तिसादी तरक्की के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा ने सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर नौ में अमरीकी इदारा बराए बैन अल-अक़वामी तरक्की की काविशों को सराहा। वजीर खजाना इसहाक डार और IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर के दरमियान जिनीवा में मुलाकात हुई, जिसमें माशी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खजाना ने IMF मिशन चीफ को इक्तिसादी उमूर के बारे में ब्रीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी अदायगियों की बरवक्त तकमील के लिए पुरअज़्म है। जिनीवा में वज़ीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार और USAID की डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर इज़ाबेल कोलमैन के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और बहाली के लिए बैन अल-अक़वामी ताउन के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार से आलमी बैंक के नायब सदर मार्टिन राइजर की सरबराही में वफ़द ने भी जिनीवा में मुलाकात की। वज़ीर खजाना ने सैलाब से दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए माली और तकनीकी मदद फराहम करने पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। जिनीवा में कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार से इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर मोहम्मद अल जासिर ने भी मुलाकात की। वज़ीर खजाना ने सैलाब मुतासरा अफराद के लिए इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से इमदाद की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल कहते हैं कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस के नतायज हमारी तवक्कुआत से बढ़कर हैं। $10 अरब से ज्यादा की यकीन दहानी अहम कामयाबी है। उन्होंने ये बात जिनीवा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन था, क्योंकि पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन क्लाइमेट डिजास्टर का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में $30 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर को और मईशत को नुकसान हुआ। इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, डेवलपमेंट पार्टनर्स ने पाकिस्तान के लिए पहले 3 सालों में $16 अरब की रिक्वायरमेंट का अंदाजा लगाया था कि पाकिस्तान को 3 सालों में $16 अरब दरकार होंगे, जिससे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बहाल कर सकता है, लोगों की मदद कर सकता है और लाइवलीहुड्स को दोबारा रिवाइव कर सकता है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने 50% अपने वसाइल से सूबों और वफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट के जरिए करने का अहद किया था और हमारी तवक्को थी कि हम $8 अरब इंटरनेशनल कम्युनिटी से अगले 3 सालों के लिए रेज करेंगे। लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं, कौम की दुआओं से अब तक $10.7 अरब के प्लेजेस हमारे पास आ चुके हैं। ये कॉन्फ्रेंस गैर मामूली कामयाबी की हामिल है और जिस तरीके से वजीर आजम ने और उनकी टीम ने इंटरनेशनल सतह के ऊपर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, उसके नतीजे में अल्लाह ताला के फजल से हमें काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मैं यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने शायद किसी भी पाकिस्तानी से बढ़कर पाकिस्तानी कौम के दुख को, पाकिस्तानी कौम के नुकसान को दुनिया के सामने पेश किया। मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूं कि हम इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इसके बाद अब अगला मरहला होगा कि जिसके अंदर हम इन इमदादी रकूम के साथ और अपने वसाइल के साथ मुल्क के अंदर तामीर नौ का एक नया सफर शुरू करेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे, अपने लोगों को दोबारा अपने घरों में बहाल होने के लिए मदद देंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान उस नुकसान से जल्द निकल आ सके जो कि उसे क्लाइमेट डिजास्टर की सूरत में भुगतना पड़ा। वज़ीर ममलिकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान पर असरात के हवाले से बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में दोस्त ममालिक और दीगर इदारों ने पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन के अज़्म का इयादा किया है। तामीर नौ और बहाली के लिए आलमी बरादरी की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल खुशाइंद है। किसी ने $100 मिलियन, किसी ने $77 मिलियन, और आपने देखा कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की बात है, बड़े बैंक्स की बात है, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने कोई तकरीबन $2 बिलियन का, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने अबाउट $4.2 बिलियन का। सो ये सिलसिला अभी जारी है। लोग मुख्तलिफ मुल्क, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो वो करना चाहते हैं पाकिस्तान को मदद करने में। अटेंडेंस भी आई थिंक वाज वेरी वेरी गुड। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप, फॉरेन मिनिस्टर की लीडरशिप को लोगों ने सराहा एंड ये बताया कि हम पाकिस्तान को पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं। सो आई थिंक चैलेंज फॉर पाकिस्तान एज ऑलवेज यही है कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकें और उसको लोगों तक कितनी जल्दी पहुंचा सकें, बिकॉज आपको पता है ये लंबा प्रोसेस होता है, प्रोजेक्टाइज असिस्टेंस आती है, प्लान्स बनते हैं। हमारी कोशिश होगी कि जितनी जल्द हम लोगों तक ये पहुंचा सकें।
पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने माहौल दोस्त तवानाई और जामे इक्तिसादी नमो के लिए 87 मिलियन यूरो के 3 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। वजारत इक़्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर काजिम नियाज और पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर डॉक्टर रायना क्योंका ने मुआहदों पर दस्तखत किए। मुआहदों के तहत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में ज़राअत की वैल्यू चेन की तरक्की, माहौल दोस्त तवानाई और हुनरमंद अफरादी कुव्वत को फ़रोग़ दिया जाएगा। तीनों मनसूबे सैलाब के बाद तामीर नौ और बहाली के मनसूबों में यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान की मुआविनत का हिस्सा हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि इमरान खान की असलियत सामने आने पर लोग मायूस हो रहे हैं। पंजाब में तब्दीली जरूरी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पंजाब में इत्तेहादी जमातों की तैयारी मुकम्मल है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कहना गवर्नर का आईनी इख्तियार है। तफसील बताएंगे ताहिर जाफरी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी इजलास हुआ, जिसमें पंजाब में एतमाद के वोट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आला के एतमाद के वोट के लिए इत्तेहादी जमातों की तैयारी मुकम्मल है और पंजाब में हर सूरत तब्दीली आकर रहेगी। इंशाअल्लाह तब्दीली तो होगी, हर कीमत पे होगी। वज़ीर आला हमारे उम्मीदवार तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान की असलियत सामने आने पर लोग मायूस हो रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतें आटा बहरान की जिम्मेदार हैं। ये जो सूरत हाल है, कोई हमने कुछ 7-8 महीने में तो नहीं क्रिएट की, वो एकदम तो नहीं है अप्रैल में जो है वो क्रिएट हो गया। गंदम का सिलसिला साढ़े जिम्मे ना पाओ। 4 साल ते 8 महीने जेड़ा है तो मुआवजा कर लो ना। वफाकी वज़ीर रेलवेज और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को हटाकर मुल्क को गैर मुस्तहकम किया गया। PTI की कारकर्दगी का मुआवजा करना है तो मुस्लिम लीग नून के साबिका दौर से किया जाए। इलेक्शन हल नहीं है, इलेक्शन की बजाय कंसेंसस हल है। आप अपनी टर्म पूरी करें ना। आपके पास KP की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, आप वहाँ पे डिलीवर करो, हमें भी काम करने दो। इलेक्शन में अपनी अपनी परफॉर्मेंस लेके आएंगे। लेट पीपल शुड डिसाइड कि वो किसको वोट देते हैं। पर इलेक्शन से पहले एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ सियासी कुव्वतों को बैठना पड़ेगा बशमूल PTI के। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि पार्लियामेंट के फैसले अदालतों में ले जाने की रिवायत तहरीक इंसाफ ने डाली। परवेज़ इलाही अगर आईनी वज़ीर आला रहना चाहते हैं तो उन्हें 186 अरकान की हिमायत जाहिर करना होगी। सारे मामलात असेंबली के फ्लोर पे हल होते हैं, आइन में उसका तरीक़ेकार दर्ज है। अगर वो आईनी वज़ीर आला रहना चाहते हैं तो उन्हें 186 अरकान की हिमायत शो करनी चाहिए। अज़मा बुखारी ने कहा कि अदालती वज़ीर आला से जल्द ही पाकिस्तान की जान छूट जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि परवेज़ इलाही एतमाद के वोट में कामयाब हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी रहनुमा हसन मुर्तज़ा और राना मशहूद अहमद समेत दीगर रहनुमाओं ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब राह फरार इख्तियार करने की बजाय आइन के मुताबिक एतमाद का वोट लें। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI और काफ लीग ने पंजाब असेंबली में नंबर पूरे न होने की वजह से असेंबली इजलास मुलतवी किया है। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला का यह कहना था कि परवेज़ इलाही गलत तौर पर वज़ीर आला हैं, मगर इस मरतबा उनका हर बार नाकाम होगा। पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लेने के दौरान स्पीकर का इजलास की सदारत करना किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि हाउस का नया लीडर हमजा शहबाज ही होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मकसद असेंबलियां तोड़ना नहीं बल्कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ लेकर जाना है। हम तो अपने सियासी मुखालफिन के साथ बैठने पे, मामलात को सुलझाने पे और सियासत को सियासी तरीके से करने के ऊपर ईमान रखते हैं। एक जमात और एक शख्स जो इस मुल्क की सियासत के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, वो आदमी जो है वो इस मुल्क की सियासत को और इस मुल्क की जो है वो एग्जिस्टेंस को जो है वो नुकसान पहुंचाने पे तुला हुआ है। वो आदमी जो है वो सियासत, उसकी सियासत ये है कि वो कहता है कि मैं अपने सियासी मुखालफिन के साथ बैठने से पहले मैं मर जाऊं। वो पिछले 7 माह से मुल्क को अदम इस्तेहकाम से 2-4 करने पे तुला हुआ है। वो कभी लॉन्ग मार्च करता है, वो कभी रैलीज करता है, कभी जलसे शुरू कर देता है। यानी हर वक्त वो कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा होता है या कर रहा होता है कि जिससे मुल्क जो है वो सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। नाजरीन, पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर सप्तैन खान की सदारत में हुआ। कवायद मुअत्तल करने पर अपोजिशन अरकान ने भरपूर एहतजाज किया। मुस्लिम लीग नून के रुकन राना मशहूद अहमद ने कहा कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ऐवान की पूरी कार्रवाई गैर आइनी और गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि सूबे में आटा, घी और अशिया खुरोनोश के अलावा दवाएं तक मुयसर नहीं। अपोजिशन के एहतजाज के दौरान हुकूमती बेंचेस से 20 बिल मंजूर करा लिए। पंजाब असेंबली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया।
उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ख़मरज़मान कायरा कहते हैं कि इमरान खान के कौम को दिखाए गए ख्वाब सराब साबित हुए। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रही हैं फरहाना खान। लाहौर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की यौम पैदाइश के हवाले से होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए कमर जमान कायरा का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब हुकूमत संभाली तो मुल्क शदीद बहरानों से दो चार था। 150 खरब रुपए का कर्जा तुम्हारे 3 साल में लिया गया था। इमरान खान, कौम पूछती है 3.25 साल की हुकूमत में तुमने कितने घर बनाए थे, तुमने कितने रोजगार दिए थे? आज इन कौम को ये भी बताओ कि तुम अगर 28-29 अरब तक अपनी ट्रेड को लेके गए हो तो इंपोर्ट भी 75-80 अरब डॉलर तक लेके गए हो। कमर जमान कायरा ने कहा कि इस वक्त पंजाब में आटे और चीनी का बहरान है, लेकिन सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। वजीर आला पंजाब बाहर निकलें और देखें कि अवाम किन मुश्किलात का शिकार है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार इसलिए है कि ये मुल्क के 62% पे हुकूमत करता है। इसके पास पुलिस है, इसके पास बाकी इदारे हैं। कहाँ है आज? इनका काम था कि मार्केट के अंदर आज फिर वो ताजर, वो हैं तो हम ही में से, लेकिन वो ताजर जो आज होर्डिंग कर रहे हैं, जो अपने गल्ले अवाम के नवाले को अपने गोदामों में बंद करके अशिया के रेट बढ़ाना चाहते हैं। करोड़ों रुपए उनके गोदामों में माल पड़ा है। who were affected by this unusual event, and on behalf of the government of Pakistan, let me just say to everyone who's present in the room and everyone who was represented in this room, that the people of Pakistan and the government of Pakistan is indeed thankful. I think many people believed that the challenge was that as the disaster or the remains of the disaster were there for people to experience hardship every day, the cameras had left, and so had the attention of the world. I think from today what is clearly obvious is that the cameras may have left, but the attention of the world was there, and the world is with the 33 million people affected by Pakistan, in Pakistan. So with that, it is my pleasure to be able to read the outcome document, which goes through what has been achieved, and gives a bit of a background. And I start reading the document. Co-hosted by the Government of Pakistan and the United Nations, the International Conference on Climate Resilient Pakistan took place on 9th January 2023 in Geneva in the backdrop of the devastating floods in 2022. The conference brought together the international community to reaffirm solidarity with Pakistan, to review the recovery needs of the affected population, and to identify support required to reconstruct and rehabilitate the damaged infrastructure in a resilient manner. Since June 2022, a combination of heavy rains and riverine, urban and flash flooding has led to an unprecedented natural disaster in Pakistan. Floods have affected 33 million people, with more than 1,730 lives lost, as well as 2 million housing units impacted, and several thousands of schools and hospitals damaged or destroyed. Estimates suggest that the national poverty rate may increase, pushing an additional 9.1 million people below the poverty line. Existing health and food insecurities are exacerbated by the disaster, disproportionately affecting the most vulnerable. The government of Pakistan led a post-disaster needs assessment, PDNA, which was prepared with the support of a core group of partners comprising the Asian Development Bank, the European Union, the United Nations agencies, and the World Bank Group. The PDNA estimates recovery needs at over $16 billion. Housing, agriculture and livestock, as well as transport and the communication sectors were most impacted. Sindh was the province worst affected by the disaster, followed by Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa and Punjab. Based on the PDNA, the core group has supported the government of Pakistan in developing a resilient recovery, rehabilitation and reconstruction framework, or what we have referred to as the 4RF framework. The 4RF provides an overarching framework for planning, financing, implementing and monitoring Pakistan's resilient recovery, rehabilitation and reconstruction efforts. The conference provided an opportunity to present the 4RF, secure international support and forge long-term partnerships for building Pakistan's climate resilience and adaptation. During the conference, delegations
recalled their assistance to the immediate relief efforts and affirmed their support to the people of Pakistan for a resilient recovery, rehabilitation and reconstruction. Delegations expressed their solidarity and announced commitments of financial support to the realization of the objectives and priority areas outlined in the 4RF, as well as to ongoing humanitarian efforts. Taken as a whole, these commitments totaled more than $9 billion. And from what we know so far, these are all additional commitments to what was already given in terms of humanitarian assistance, etc., from both bilateral and multilateral partners. Further announcements for in-kind support were made by a number of delegations also. Now, the conference marked the beginning of what can be called a structured process of support for Pakistan's recovery, aligning humanitarian relief, early recovery with broad long-term sustainable development in a resilient manner. The conference identified the principles, action plan for Pakistan's resilient recovery, rehabilitation and reconstruction. The structured process of support for Pakistan's resilient recovery will be based on the following elements. A, developing and agreeing to detailed plans for specific recovery interventions. Based on the PDNA and following priorities and implementation arrangements outlined in the Resilient Recovery, Rehabilitation and Reconstruction Framework, concrete recovery interventions will be designed and finalized. This will include interventions across the 4 strategic recovery objectives, SRO1, enhance governance and the capacities of the state institutions to restore lives and livelihoods of the affected people, especially the most vulnerable. SRO2, restore livelihoods and economic opportunities. SRO3, ensure social inclusion and participation. SRO4, restore and improve basic services and physical infrastructure in a resilient and sustainable manner. Working from the immediate to long term. The recovery process will range from immediate to long-term recovery needs. As the country transitions into long-term reconstruction, priorities should include financing the most immediate and time-critical components of the 4RF, including urgent social expenditures aimed at preventing health crisis, mitigating the impact of winter, as well as the rains in the next monsoon season, and restoring livelihoods. Long-term resilience framework, C. Beyond the recovery needs identified by the PDNA and 4RF, a long-term resilience framework is needed which will guide building resilience and Pakistan's capacity to withstand future shocks. D. Promoting inclusiveness. The recovery process is rooted in an inclusive whole of Pakistan approach, recognizing the role of national and provincial stakeholders, supporting all segments of the society. E. Developing a financing strategy. A credible and detailed financing plan which includes fostering public-private partnerships will be developed. Project preparation. A facility will be established, or the UNDP-supported project preparation facility already established within Pakistan's Ministry of Finance will be reinforced with a dedicated fund to finance the professional development by qualified consultants of viable projects selected from the 4RF framework for official private and public-private financing and or investment. Monitoring and evaluation. Effective monitoring and evaluation mechanisms will be put in place to ensure transparency in funding allocation and spending, combined with public communications on recovery progress. H. Establishing an international partner support group. An international partner support group to Pakistan's resilient recovery, rehabilitation and reconstruction will be established under the leadership of the government. The group will assist Pakistan develop concrete plans and projects and help secure financial and other commitments of support for the implementation of these plans and projects over the coming years. Other support. Pakistan welcomes any other support from other partners based on their existing international aid support frameworks and other arrangements or protocols. That is the end of the document, and as we come to the end of the day, let me say that I think one thing that Pakistani government and the Pakistani people have to acknowledge and have to be truly thankful for is the leadership that the United Nations Secretary General provided from the word go. He held our hands, he held our file, he took it to the world, and he demonstrated through the commitment and really the whole of the UN approach demonstrated by your presence here today as to how the UN can come together to assist a country which has gone through an unprecedented disaster. So my special thank you on behalf of the people of Pakistan, on behalf of the government of Pakistan, the Prime Minister, the Foreign Minister, and all of us here today, and those who are not here, and the provincial governments.
on that. Let me also acknowledge over here the presence of provincial high-level delegations, and this also shows that all of Pakistan also has the ability to come together and work for its people to assist them. Today has truly been a day which gives us great hope, not only for the future of the people who've been affected by this crisis today, but for the future of any other set of people in any other land which may be affected in the future. I think the message from the world is clear. The world will stand by those who go through any natural calamities, will not leave them alone. And once again, I thank you on behalf of the people of Pakistan, and with that we come to the close of a good, important day. वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रब्बानी खर माहौलियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान पर असरात से मुतालिक जनीवा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब कर रही थीं। अपने खिताब में उन्होंने तमाम आलमी बरादरी और उन तमाम मालियाती इदारों समेत दीगर आलमी इदारों का शुक्रिया अदा किया जो कि पाकिस्तान के मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से न से बाखबर हुए, न जानने की कोशिश की, बल्कि पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन का भी यकीन दिलाया। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि जनीवा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का बुनियादी मकसद मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में जो तबाहकारियाँ आई हैं, जो सैलाब ज़दगान की बहाली है, तामीर नौ का जो चैलेंज है, उससे आलमी बरादरी को जो पाकिस्तान की तरफ से फ्रेमवर्क बनाया गया है उससे न सिर्फ आगाह करना है, बल्कि इस सिलसिले में जो आलमी ताउन दरकार है उससे भी आलमी बरादरी को बाखबर करना है। उन्होंने दोस्त ममालिक ने जो पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान किया और तवील मुद्दती ताउन के अज़म का इजहार किया, उस पर भी उन्होंने आलमी बरादरी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तमाम ममालिक ने पाकिस्तान में आने वाले सैलाब और तबाहकारियों और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान को इस चैलेंज से निमटने के लिए आलमी ताउन भी दरकार है। मजीद उनका ये भी कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आलमी बरादरी को फौरी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और खेल के मैदान में पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम्स आमने सामने हैं। पहले एक रोज़ा मैच पे न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 256 रन का हदफ दिया है। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। पाकिस्तान ने 220 रन बना लिए उसके दो। और खेल की मजीद खबरें शेयर करेंगे समय इकबाल। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में लेग स्पिनर उसामा मीर ने पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू किया है। मजीद आपको बताएं कि मैच से कबल कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने उसामा मीर को वनडे इंटरनेशनल कैप पेश की है। आपको बताते चलें कि 23 दिसंबर 1995 को सियालकोट में पैदा होने वाले उसामा मीर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में नाजरीन शानदार कारकर्दगी दिखाकर कौमी टीम में जगह बनाई है। अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो उसामा मीर ने 17 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलकर 28 विकेटें अपने नाम की हैं और 91 रन के एवज 6 विकेटें उनकी एक इनिंग्स में बेहतरीन बॉलिंग है। आपको बताते चलें कि लिस्ट ए में उसामा मीर ने 40 मैचेस खेलकर 63 विकेटें अपने नाम की हैं। एक मैच में 23 रन देकर 5 विकेटें उनकी बेहतरीन बॉलिंग रही। मजीद आपको बताएं कि T20 क्रिकेट में उसामा मीर ने 66 मैचेस खेलकर 54 खिलाड़ियों को पैवेलियन की राह दिखाई है और एक T20 मैच में उनकी बेहतरीन बॉलिंग 24 रन के एवज 4 विकेटें रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए आपको बताते चलें कि कौमी खवातीन टीम की तैयारियों का सिलसिला जारी है। ब्रिस्बेन में खिलाड़ियों ने एलन बॉर्डर फील्ड में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। बिस्मा मारूफ की क़यादत में कौमी खवातीन टीम 16 से 29 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। कौमी टीम दौरे ऑस्ट्रेलिया के बाद 10 से 26 फरवरी तक जनूबी अफ्रीका में ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल में आपको आगाह करें, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी और कहीं धुंध का सिलसिला जारी है। मंगलोरो, मालम जब्बा, कालाम, महूडंड, मयांदद, शांगला टॉप, मरगजार और दीगर इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। स्कर्दू में 2 रोज़ में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। इस्लामाबाद और स्कर्दू के माबैन फ़ज़ाई सर्विस दूसरे रोज़ भी मुअत्तल रही। गज़र में शदीद बर्फबारी से बालाई इलाकों का ज़िली हेडक्वार्टर्स गाहकोट से राबिता मुनक़ते हो गया है। और अब बात करते हैं बारिश की। बारिश का बाइस बनने वाला मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल रात से शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल की रात और बुध के दौरान कोयटा, योब, बारखान, ज़ियारत, नौकुंडी,
दालबंदीन, हरनाई, कला सैफुल्ला, चमन और पशीन में बारिश का इम्कान है। बुध से जुमे के दौरान मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। बुध से जुमे के दौरान इस्लामाबाद, खिताए पोटोहार, चारसद्दा, कोहाट, बन्नू, पेशावर, स्वाबी, फैसलाबाद, सरगोदा, टोबा टेक सिंह, गुजरावाला, नारोवाल, लाहौर और ओकाड़ा में भी हल्की बारिश की पेशगोई है। 11 और 12 जनवरी को मकरान डिवीजन, डेरा इस्माइल खान, मुजफ्फरगढ़ और पाकपतन में भी हल्की बारिश का इम्कान है। और अब बात करते हैं धुंध की, जिसके बायस मोटरवेज को जगह जगह से बंद कर दिया गया है। उधर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई पंजाब समेत सिंध में आइंदा 24 घंटे के दौरान शदीद धुंध का इम्कान है। और अब बात करते हैं मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत की। तो लेह में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, गोपस में -7, पाड़ा चनार -6, स्कर्दू में -4 और अस्तोर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में बात करते हैं मुल्क के बड़े शहरों के दर्जा हरारत की। तो इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 5 और लाहौर में 7, कराची में 12, पेशावर में 8 और कोयटा में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया समी और कदीर आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। कुछ ही देर में आपके साथ शेयर करेंगे हेडलाइंस। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।